Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, हमारी इस वेबसाइट पर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक all वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं. Students, if you listen and watch all video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें. स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. होप्स हो कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारी इन वीडियो लेक्चर्स को देखकर. स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 को, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. आज हम डिस्कस करेंगे MCQ प्रॉब्लम्स को चैप्टर नंबर 13 के. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बुक के एक्सरसाइज के MCQs हैं. जो बुक की एक्सरसाइज होती है उसके ये MCQs हैं. तो एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट एक्सरसाइज से भी MCQs पूछ लिए जाते हैं. तो आज हम इन्हें वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट MCQ है, अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन ए अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी अट्रैक्ट अ न्यूट्रल चार्ज, ऑप्शन डी रिपेल अ न्यूट्रल चार्ज. स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा. हमने पढ़ा था अगर सेम चार्जेस हों, ठीक है, तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है. ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस गेन नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट एन अदर ऑब्जेक्ट. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से उसे रब किया तो इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन सी पॉजिटिवली चार्ज, and on option D either A, B and C. स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने एक सिल्क का कपड़े का रब किया है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर नेगेटिव. अगर हम लोग दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, उस अगर सिल्क का कपड़ा है लेट्स सपोज हमारे पास, तो अगर हम लोग ग्लास रॉड की सरफेस से इसे रब करें, ये जो सिल्क का कपड़ा है इस ग्लास रब के साथ हमारे जो यहाँ पे जो आइटम्स होंगे वो उनको इधर मतलब अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, अपनी तरफ लाना शुरू कर देगा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स अपर सरफेस से हमारे पास लेट्स सपोज रिमूव करना शुरू हो गए. अब जो सिल्क का जो कपड़ा था इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा. मतलब दोनों पे ऑपोजिट चार्जिंग आना शुरू हो गया. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट ने गेन किया है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो दूसरा हमारे पास गेन करेगा पॉजिटिवली चार्ज को. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज गेन करेगा. सेकेंड हमारे पास है, टू अनचेंज्ड ऑब्जेक्ट A and B are rubbed against each other, which when object B is placed near a negatively charged object C, then two objects repel each other. Each of the following statement is true about object A. स्टूडेंट्स, हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, अनचार्ज बॉडीज़ हैं A और B. ठीक है, अब हमने देखा कि जो B हमारे पास है वो नेगेटिवली चार्ज है, जबकि उसको किसी एक और अदर ऑब्जेक्ट हमारे पास C के पास लाया जाता है. तो दोनों एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं. ओके, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमें ऑब्जेक्ट A के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. ऑप्शन ए हमारे पास है रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन बी बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन सी बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड ऑप्शन डी अनप्रेडिक्टेबल.
स्टूडेंट्स हमें पता है अगर सी के ऊपर भी नेगेटिव होगा तो यही हमारे पास रिपेल करेगा। अगर दोनों में मतलब बी पे भी नेगेटिव चार्ज होगा और सी पर भी नेगेटिव चार्ज होगा तो ही ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। हमसे ये पूछा गया है कि ए के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक अनचार्ज रहा जबकि हमने इन दोनों को रब किया है, बी और सी को। स्टूडेंट बी और सी को हम लोगों ने एक दूसरे को अगेंस्ट रब किया है क्योंकि एक ने चार्ज गेन किया तो दूसरे ने भी चार्ज गेन किया। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, ए हमारा मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ठीक है। थर्ड है हमारा बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड और फोर्थ वन है हमारा अनप्रिडिक्टेबल। तो अनप्रिडिक्टेबल तो हमारे पास आएगा नहीं क्योंकि बी और सी दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर रिपल्शन हो रही है। अब हमने कहा है कि हमने ए और बी को रब किया तो ए के ऊपर नेगेटिव है तो दूसरे के ऊपर इसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा, तो इस मीन से इस पे जो बी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है, बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए बी और सी एक दूसरे को आपस में आफ्टर रबिंग रिपेल करेंगे। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इफ़ यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर सेवरल टाइम्स एंड पुट इट हेयर बिकम्स bit of paper, the pieces of paper are attracted towards it. What does its observation indicate? Option A, the rod and the paper are positively charged. हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक प्लास्टिक रॉड को अपने हेयर्स के साथ रब किया है। हेयर पे बेसिकली हमारे पास सेवरल टाइम्स में हम लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा रब किया है, कई दफ़ा रब किया है। अब हम उसको करीब लेके जाएं एक पेपर्स के पास, पीसीज ऑफ पेपर के पास हम उनको लेके गए तो उन्होंने एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट किया है। इसे हम लोगों ने ये देखा कि इन दोनों के ऊपर जो ऑपोजिट चार्जेस थे, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, अदरवाइज़ वो रिपेल करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, हमारे पास द रॉड एंड द पेपर इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑप्शन बी हमारे पास है द रॉड इक्वल्स अ पॉजिटिवली चार्ज। ऑप्शन सी हमारे पास है द रॉड एंड द पेपर हैव द सेम चार्ज। एंड ऑप्शन डी हमारे पास है द रॉड इक्वल्स अ नेगेटिवली चार्ज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन है, द रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज, जिसकी वजह से इन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, according to the Coulomb's law, what happened? The attraction of two oppositely charged objects and their distance of separation increases. Option A increase, option B decrease, option C remain constant and option D cannot be determined. हमें ये कहा गया है कि कूलम के लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान, लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज है, और एक हमारे पास नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। इन दो ऑपोजिट जो ये हमारे पास चार्ज हैं, इन दो चार्जेस के दरमियान अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा दें तो इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारे पास है इंक्रीज, ऑप्शन डी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कि अगर हम लोग दो चार्जेस हैं उनके अंदर अगर हम लोग सेपरेशन का डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन है इंक्रीज़, देन डिक्रीज, देन ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फर्स्टली हम लोग कूलम्स लॉ लिखते हैं, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। हमसे कहा गया है कि हमने इन दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया, मतलब आर को हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, ओके। अब जो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग उसका डिस्टेंस को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एफ़ है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ कर जाएगी।
अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे चार्जेस के दरमियान तो हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQ नंबर 6 है। द कूलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर द चार्ज विच इज़ ऑप्शन ए मूविंग एंड पॉइंट चार्ज, ऑप्शन बी मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्जेस, ऑप्शन सी स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस एंड ऑप्शन डी स्टेशनरी एंड लार्ज साइज चार्जेस। स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है कि कूलम्स लॉ किन चार्जेस के लिए वैलिड है। तो कूलम्स लॉ के लिए कंडीशन ये वैलिड होती है जिसमें वो स्टेशनरी चार्जेस होती हैं और जो पॉइंट चार्जेस होते हैं। पॉइंट चार्जेस मतलब जो स्मॉल चार्जेस होते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है कि वो चार्जेस हैं वो स्टेशनरी होंगे और वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज एंड इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट विच आर द मूव्ड क्लोज्ड टुगेदर दे आर नाउ ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट द फोर्स बिटवीन देम इज ऑप्शन ए 4 times smaller than before, option B 4 times larger than before, option C 8 times larger than before and option D 16 times larger than before। हमें कहा गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था जो कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर थे। अगर हम इनके डिस्टेंस कम कर दें तो इस पर फोर्स पे कितना इफ़ेक्ट करेगा, वो कितनी इंक्रीज़ करेगी। तो फर्स्टली हम लोग इनिशियल वैल्यू लिखते हैं। इनिशियल फोर्स को लेट्स सपोज हम लोग Fi से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे पास थी K Q1 Q2 ओवर R²। फर्स्टली हमारे पास जो डिस्टेंस था वो 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो हमारे पास A Q1 Q2 ओवर हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी बन चुकी है हमारे पास वो कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 F1 इज़ इक्वल टू K Q1 Q2। अब हमने स्टूडेंट्स इनकी सेपरेशन करते करते कम करते हुए इनकी जो सेपरेशन को हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ले आना है। अब हमने करना है कि लेट्स सपोज हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्टेंस से नेक्स्ट लेके गए कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज वो 1 सेंटीमीटर रह गए। इसके लिए हम लोग सेम इसी तरीके से लिखेंगे F2 इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R²। अब हमने R की जगह पे 1 पुट करना है तो 1 पुट करने से ऑब्वियसली अब सेम ही आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें इस वाली F1 को और F2 को अगर हम लोग इनको देखें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। राइट साइड हमारे पास इक्वल आएगी तो लेफ़्ट साइड भी हमारे पास इक्वल आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर होगा, अगर हम इनको कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमसे यही पूछा गया है कि इनकी तो इनिशियल वॉल्यूम से वो 16 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है 16 टाइम लार्जर देन बिफोर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो जो इनिशियल वैल्यू थी वो फाइनल से 16 टाइम्स ग्रेटर देन थी, मतलब वो पहले से 16 गुना ज़्यादा थी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 8। 5 joule of work is needed to shift 20 column of a charge from one place to another. What is the potential difference? The potential difference between them is place is। एक हमने 10 चार्ज कूलम को मोल्ड करवाने के लिए हम लोगों ने 5 कॉलम हम लोगों ने वर्क किया है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू CV, ये भी हमें मेंशन को करता है। C हमारे पास Q हमारे पास आ जाएगा, V को हम लोगों ने कैलकुलेट करना, V इज़ इक्वल टू Q बाई C के आ जाएगा। Q की वैल्यू हमारे पास दी गई है वो हमारे पास है 5 और C की वैल्यू हमारे पास है 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5।
तो हमारे पास 0.5 वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारे पास 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है हमारे पास 2 वोल्ट, ऑप्शन सी है हमारे पास 5 वोल्ट एंड ऑप्शन डी हमारे पास 10 वोल्ट। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास, 2 small charges sphere are separated by 2 millimeter. Which of the following would produce the greater attraction force? Option A +1Q and +4Q. Option B -1Q and -4Q. Option C +2Q and +2Q. Option D +2Q and -2Q. हमें कहा गया है कि 2 स्मॉल स्फेयर चार्जेस थे जिनको हम लोगों ने 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस से पर रखा हुआ है। इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हम लोगों ने ये बताना है कि किस पॉइंट पे हमारे पास सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी। अब स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास तब होती हैं तब हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज हो और एक हमारे पास नेगेटिव क्यू चार्ज हो। जब तो हमारे पास तो ऑपोजिट चार्जेस करीब आएंगे तभी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर लाइक चार्जेस ले लेंगे तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और हमें कहा गया है कि हम लोगों ने अट्रैक्टिव फोर्सेस बना लिया, मतलब दोनों चार्जेस के ऊपर है वो ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। अब अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है +1 एंड +4Q, दोनों चार्जेस में सेम हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो हमारे पास इसमें एक -Q है और -4Q, इसमें भी दोनों सेम नेगेटिव चार्ज हैं। अब हम ऑप्शन सी को देखें तो हमारे पास एक है +2Q एंड +2Q, दोनों अगेन फिर दोनों के ऊपर दोनों सेम चार्जेस हैं। अब अगर हम लोग एमसीक्यूज नंबर डी को देखें तो इसमें है +2Q एंड -2Q, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑप्शन डी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन दोनों में हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं। ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनमें हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। तो हमारा जो ऑप्शन डी हमारे पास होगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रॉस ईच अदर एंड बी नेवर क्रॉस ईच अदर। Option C cross each other in the region of strong field. Option D cross each other in the region of weak field. हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या नहीं करती। अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड करें तो क्या वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, या अगर हम लोग कम फील्ड अप्लाई करें तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो हमारा ये MCQs है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर हम लोग एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लें तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करना शुरू हो जाएं, बल्कि ये एक ख़ास डिस्टेंस पर हैं, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हम लोग अगर हम किसी हाई या फिर लो फील्ड में चले जाएं तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो इट्स मीन्स दैट हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। दे वर नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स MCQs नंबर 11 है। कैपेसिटेंस इज़ डिफाइंड एज। कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास है VC, ऑप्शन बी Q/V, ऑप्शन सी QV एंड ऑप्शन डी V/Q। अगर हम लोग कैपेसिटेंस को देखें तो हमारे पास फार्मूला है Q = CV के। Q = CV के। C हमारे पास एक कैपेसिटेंस, C = हमारे पास आ जाएगा Q/V के। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये थे हमारे आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने MCQs को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आप इनको दोबारा से एक बार रिवाइज़ कीजिएगा तो होप सो आप इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।